जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, बिहार की आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए जो करंट अफेयर्स की हमारे एक्सपेक्टेड प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, इसके तहत आज आप देखने वाले हैं इसका पार्ट 3 यानी कि टेस्ट नंबर 3। हमने आपको बताया भी है कि इस सीरीज में आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेड प्रश्न ही देखने को मिलेगा और ये आपको एकदम हूबहू टेस्ट वाली फील देने वाला, जैसा आप समझेंगे कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से हम ये अनुमान लगा के चलते हैं, जो आगामी 70वीं बीपीएससी एग्जाम है वहां पर 35 से 38 या फिर मैक्सिमम 40 प्रश्न करंट अफेयर्स के हो सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर एक एक सेट आपको दे रहे हैं। प्रत्येक वीडियो में 35 प्रश्न होते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं, जिसमें बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होता है। और इस सीरीज का तमाम जो पीडीएफ फाइल है, जो A4 साइज में है, उसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ये सभी के लिए निःशुल्क है, आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमारा बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन है, आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। हालांकि जो हमारा मंथली नोट्स आता है, जो ईयरली नोट्स है, इसके अतिरिक्त बहुत सारे और भी, जैसे डेली नोट्स हो गया, जो करंट अफेयर चलती है, वो तमाम जो पीडीएफ फाइल है आप कोर्स के माध्यम से एप्लीकेशन पे प्राप्त कर पाएंगे। इसमें एक खास विशेषता आपको ये मिल जाती है, अगर आप इस कोर्स को लेते हैं तो इसमें बेनिफिट ये है कि आपका जो पिछला छूट चुका है जनवरी 2023 से अब तक का जो तमाम जो मटेरियल है, चाहे वो डेली करंट अफेयर्स का हो, मंथली, ईयरली, कुछ स्पेशल भी है टॉपिक वाइज, वो तमाम चीज़ें आप इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। एक नाम मात्र की फी पर आपके लिए उपलब्ध है। और ख़ास बात यहाँ पर यह है कि सभी पीडीएफ को आप प्रिंट भी कर सकते हैं और जिस तिथि से आप ज्वाइन करेंगे आगामी 1 वर्ष तक ये आपका वैलिड रहेगा, मतलब 1 साल आगे तक ये मिलता रहेगा आपको। ठीक है, तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने की दिशा में कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। तीसरे पार्ट में अगर हम देखें, अब यहाँ पर हमारा 71 नंबर जो प्रश्न है, आप लोगों को पुनः बता दूं कि सभी प्रश्न जो आप यहाँ पर देखेंगे, इसको आप लोग हल करने का प्रयास कीजिए। कोशिश कीजिए कि यहाँ पर आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरीके से हल करें और कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा। एक अंदाजा लगेगा कि प्रश्न जो आप यहाँ पे हल कर रहे हैं कौन सा सही हो रहा है, कौन सा गलत हो रहा है, या फिर कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्योंकि वो आपको वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। ठीक है, सभी को काउंट जरूर कीजिएगा। इससे होगा कि आप मूल्यांकन कर पाएंगे, नहीं तो फिर पता ही नहीं चलेगा कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो काउंट करना बहुत आवश्यक है। 71 नंबर प्रश्न आपके समक्ष है कि अगस्त 2024 में तैयार किया गया बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम निम्नलिखित में से क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत सुर्खियां भी बटोरी है। आपको बताना इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा। तो विकल्प है सुमेध, परम बुद्ध, आर्यभट्ट या फिर वर्तमान। देखिए, पहले आंसर कीजिए आप लोग। प्रत्येक प्रश्न में मैं आपको 5 से 7 या मैक्सिमम 10 सेकंड का टाइम दूंगा। फिलहाल यहाँ पर आई होप आंसर किए होंगे आप लोग। इसका जो राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर बी। अगर आप बी को टिक किया है, परम बुद्ध, तो ये करेक्ट होगा। अच्छा, यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको सुमेध को लेकर दे दूं। ये बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट है, जिसको लेकर हमने जानकारी दिया था कि सीमेज समूह द्वारा इसे तैयार किया गया है। पूरी जो आप यहाँ पर क्वेश्चन को देखेंगे, ये सभी क्वेश्चन को लेकर जो विस्तृत इंफॉर्मेशन है, जो पीडीएफ आप डाउनलोड करेंगे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन पे जो होम पेज पर आपको वहां पर एक फ्री वीडियोज करके सेक्शन मिलेगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक सेक्शन होगा फ्री वीडियोज का और उसी में एक बगल में एक सेक्शन होगा फ्री पीडीएफ का। वहां पर तमाम पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कीजिएगा, सारे प्रश्नों की विस्तृत इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में, जिसे आप प्रिंट भी कर सकते हैं। वो सभी आपके लिए निःशुल्क है। फिलहाल यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे, बिहार का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुपर कंप्यूटर का नाम है परम बुद्ध। चलिए चलते हम यहाँ पर अगले प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बिहार से एकमात्र दिव्यांग एथलीट डैश पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का हिस्सा था, हालांकि वो कोई मेडल जीत पाने में असमर्थ रहे। अगर आपने पिछला पार्ट इसका देखा होगा, टेस्ट नंबर 2, तो वहां पर भी इस तरह का एक प्रश्न हमने दिया था। हालांकि चेंजेस यह था, वहां पर हमने ओलंपिक दिया था, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरालंपिक की। पहले आंसर कीजिए कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा। विकल्प है प्रमोद भगत, शैलेश कुमार, अमर सिंह या फिर अजय खन्ना। देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है यह है विकल्प नंबर बी, यानी कि शैलेश कुमार, जो कि जमुई के हैं। अगर हम बात करें पैरा एथलीट की, जो कि पेरिस पैरालंपिक के तहत हम देख रहे हैं, तो इसमें बिहार से भारतीय दल में एक ही एथलीट शामिल था पैरालंपिक में, शैलेश कुमार, जो कि जमुई के। अतः यही इसका राइट आंसर होगा। अगर यहीं पर जो पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था, पेरिस ओलंपिक में 2024 वाला जो पेरिस ओलंपिक था, उसमें अगर हम देखें तो बिहार से श्रेयसी सिंह शामिल थी शूटिंग में,
जो कि जमुई से बीजेपी विधायक है। तो दोनों में कॉमन यहाँ पर ही, चाहे हम बात करें ओलंपिक की या बात करें हम पैरालंपिक की, तो दोनों जो एथलीट हैं वो कहाँ के मतलब किस जिले से संबंधित हैं, तो जमुई से। इस चीज़ को यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात पुनः हम आपको ये दोहरा दें कि पेरिस ओलंपिक में भारत ने कुल 6 मेडल अपने नाम किया, जबकि वहीं पर पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 29 मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, ये तमाम चीज़ें हमने आपको बतलाया है, एक वीडियो हम आपको दिए हैं ऑलरेडी, टॉपिक स्टडी में जाकर आप लोग से जरूर देख लीजिएगा। चलिए, 73 नंबर प्रश्न है कि इस वर्ष 2024 में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा बिहार पुलिस के कितने पुलिस कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया? 3 प्रकार के, इसमें मतलब 3 कैटेगरी हैं पुरस्कारों की। ओवरऑल यहाँ पर हमने पूछा है कि बिहार पुलिस के कितने कर्मियों व अधिकारियों को पदक से सम्मानित किया गया 2024 में, जो 15 अगस्त को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। इस अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया? देखिए, यहां पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, अगर आप लोग सी को टिक किए हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। जहां पर भी जिस भी प्रश्न में आपको लगे कि इसको, एक तो बात यहां पर यह ध्यान रखना है कि तमाम जो प्रश्न आपके नज़र से गुजर रहा है, ये तमाम चीज़ें डेली करंट अफेयर्स वाले क्लास में हमने आपको पढ़ाया है और विस्तृत इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। इन केस अगर किसी प्रश्न को देख के लग रहा है कि ये मुझे याद नहीं है, या फिर कुछ पॉइंट अगर आपको यहाँ से ऐसा है जो याद नहीं आ रहा है, तो पीडीएफ को जरूर पढ़िएगा। और जो लोग कोर्स लिए हुए हैं, कम से कम मंथली पीडीएफ को रिवाइज जरूर कीजिएगा, तभी जाके आपको बेहतरीन तरीके से बेनिफिट मिल पाएगा। अन्यथा कोर्स परचेज करने का कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं, जिन्होंने मौजूदा मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की जगह ली है? बताइए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा? विकल्प है अमृत लाल मीना, आमिर सुबहानी, परमार रवि मनोभाई, या फिर कृष्णन विनोद चंद्रन। इसका आंसर आप सभी को करना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अब तक बिहार के मुख्य सचिव थे ब्रजेश मेहरोत्रा। उन्होंने, आपको ध्यान रखना है कि जो मतलब उनका जो स्थान लिया है अमृत लाल मीना। एक बात यहाँ पर यह भी समझना है कि ब्रजेश मेहरोत्रा से पूर्व बिहार के मुख्य सचिव कौन थे, तो वो थे आमिर सुबहानी। इनके बाद बने थे ब्रजेश मेहरोत्रा। आमिर सुबहानी ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, ब्रजेश मेहरोत्रा बने थे। फिर उसके बाद अभी वर्तमान की बात करें तो अमृत लाल मीना बिहार के मुख्य सचिव हैं। इस चीज को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, वर्तमान में अगर हम बात करें बीपीएससी के अध्यक्ष कौन है, तो परमार रवि मनोभाई बीपीएससी के चेयरमैन है इस वक्त प्रेजेंट टाइम में। और वहीं पे अगला जो विकल्प आप देख रहे हैं, विकल्प नंबर डी, कृष्णन विनोद चंद्रन, ये पटना हाईकोर्ट के 44वें चीफ जस्टिस हैं, जो कि मूल रूप से ये केरल के रहने वाले हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान रखना है। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में बिहार के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त हुए हैं? इस तरह का भी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसमें विकल्प है एसके सिंघल, आरएस भट्टी, आलोक राज, या फिर सुमित सिन्हा। देखिए, जो विकल्प आपको दिख रहा है इसमें तो एक बात आपको ध्यान होगा कि अब तक जो बिहार के जो महानिदेशक थे, पुलिस महानिदेशक, वो थे आरएस भट्टी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, प्रश्न क्या था कि बिहार के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं, तो ये बने हैं आलोक राज। और उन्होंने किनका स्थान लिया है, तो आरएस भट्टी, जिनका जो पूरा नाम है राजविंदर सिंह भट्टी, उन्हीं का इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो वर्तमान में आलोक राज बिहार के नए डीजीपी हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार नौकरी के लिए देश में सबसे ज्यादा पलायन कौन से राज्य से होता है? आपके विकल्प है उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार व पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, और महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसमें ध्यान रखना आपको कि राइट जो आंसर होगा, अगर आप ए को टिक किए हैं तो ये करेक्ट होगा। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी और पूरी विस्तृत जानकारी आंकड़ों के साथ हमने बताया। फिलहाल यहाँ पर वो चीज़ें हम दोहराने वाले नहीं हैं क्योंकि समय बहुत लगेगा। हम यहाँ पर आपको ये एक प्रकार से टेस्ट का फील दे रहे हैं, एक प्रकार से ये आपको अनुभव कराने का प्रयास कर रहे हैं। यही सारे प्रश्न अगर एग्जाम हॉल में आपकी नज़र से गुजरेगा तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे। एक बात ये भी समझिएगा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखेगा आपके एग्जाम में, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में, जो आपके एग्जाम में 150 प्रश्न होंगे,
उसमें आपको ध्यान रखना प्रत्येक प्रश्न में 40 से 45 सेकंड समय मिलेगा। आपको इस वक्त लग रहा होगा कि बहुत अच्छा खासा समय है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको लगेगा कि टाइम बहुत जल्दी गुजर रहा है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो उसका मैनेजमेंट करना बहुत मतलब कर सकते हैं एक प्रकार से जरूरी हो जाता है। तो प्रश्न को एकदम से पढ़िए और जल्दी आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है विकल्प नंबर ए, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार। देखिए अब आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2023 ये एक रिपोर्ट का नाम है। भारत में महिला और पुरुष 2023 पत्रिका या फिर रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात कितना होने की उम्मीद है। लिंगानुपात से संबंधित पहले भी कई बार प्रश्न बने हैं जो कि मूलतः 2011 की जनगणना से संबंधित होती है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिलहाल यहाँ पर इस रिपोर्ट की हम बात करें जो कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया, इसके आधार पर देखें तो जो कहा गया है कि वर्ष 2036 तक भारत में लिंगानुपात होने की उम्मीद है 952। अच्छा, लिंगानुपात को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं? अगर एक आसान सा सवाल आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए इंटरव्यू में ही पूछा जाता है कि लिंगानुपात को परिभाषित कैसे किया जा सकता है, तो सिंपल सा है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही लिंगानुपात को इंगित करता है या फिर दर्शाता है या फिर उसे लिंगानुपात कहा जाता है। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या तो 952 है इस रिपोर्ट के अनुसार, मतलब होगी 2036 तक भारत में। ये ध्यान रखना है। अगर आपसे यहाँ पर ये पूछा जाए कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर, ये प्रश्न कई बार विभिन्न एग्जाम में बिहार में पूछे गए हैं। ये प्रश्न हम आप पे छोड़ रहे हैं, बहुत आसान सा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फिलहाल यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला प्रश्न है कि इस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक परिसर का या फिर अपने एक परिसर का उद्घाटन हाल ही में 2 सितंबर 2024 को अबू धाबी में किया है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी। हालांकि घोषणा बहुत पहले हो चुकी थी, कार्य भी मतलब इसमें प्रगति पर जब थी तब भी हमने इसको लेकर जानकारी आपको दिया है। फिलहाल अभी 2 सितंबर 2024 को इसका उद्घाटन किया गया अबू धाबी में। तो यहाँ पर एक्चुअली प्रश्न पूछा गया है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के द्वारा ये परिसर का उद्घाटन किया गया है। जो विकल्प आपको दिख रहे हैं इनमें राइट आंसर होगा आईआईटी दिल्ली। अच्छा, आईआईटी दिल्ली को लेकर आप यहाँ पर इस प्रश्न में ध्यान रखेंगे अबू धाबी, लेकिन आईआईटी मद्रास ने भी एक प्रकार का समझौता किया था जो कि तंजानिया के जंजीबार में अपना एक परिसर खोलने को लेकर एक समझौता हुआ था। हालांकि हो सकता है उस पर भी कार्य हो रही होगी। फिलहाल इसकी बात करें तो 2 सितंबर को ये परिसर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 19 अगस्त 2023 को मनाए गए विश्व फोटोग्राफी दिवस 2023 का विषय या फिर थीम क्या था? 2023 में 19 अगस्त को जो विश्व वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया गया उसका थीम क्या था? देखिए, फर्मा क्राइसिस, लैंडस्केप्स, होमर या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर इन सारे विकल्पों में से लैंडस्केप को आप सेलेक्ट किए हैं तो ये बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 80 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, अगस्त 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात एलओसी के पास भारत के पहले डाकघर का उद्घाटन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा विकल्प नंबर बी, यानी कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इसका उद्घाटन हुआ एलओसी के पास। ये भारत का पहला डाकघर है एलओसी के पास, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, हमने एक हिंट आपको दिया है कि पिछले कुछ वर्षों में ये देखा गया है कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर से संबंधित जो चीज़ें बहुत ज़्यादा खबरों में रहती है, कॉमन रूप से 1 से 2 प्रश्न मतलब हर सेट में आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ आप देखिएगा प्रीवियस वर्षों के प्रश्न पत्र में, किसी भी एग्जाम में खास करके अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो चीज़ें पूछ जाती है। रिसेंटली अगर हम एग्जाम्पल दें तो केबल आधारित रेल पुल को लेकर पूछा गया था एक प्रश्न, आपको याद होगा अगर पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को आप देखते हैं, बीपीएससी एग्जाम में ही पूछा गया है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप सभी को थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं टेस्ट सीरीज को लेकर, जो मूल रूप से 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं। ध्यान रखिएगा, आपने जो पढ़ा अब तक, अब समय है आप अपनी तैयारी का आकलन करें, क्योंकि उसी के आधार पर यह डिसाइड होगा कि आपकी तैयारी का असर क्या है। क्योंकि अभी भी समय है और आप अभी भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जब तक आप उसका आकलन नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है।
तो कहीं से भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, आपको बस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होता है। अगर हम अपनी बात करें तो आपको बता दूं कि बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे आपके बीपीएससी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि 40 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहा है और 90 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। ये टेस्ट अभी रिसेंटली एकदम से पुनः से इसे अपडेट किया गया है, हालांकि कुछ दिनों से रुक गया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी एप्लीकेशन पे, लेकिन अब ये ठीक हो चुका है। आज से पुनः ये टेस्ट आपको मिलना शुरू होगा। ये सभी टेस्ट जब भी आप ज्वाइन करेंगे, ये सभी टेस्ट आप एक्सेस कर पाएंगे। ये जो सेक्शनल टेस्ट आपको दिख रहा है 90 प्लस, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी का सेक्शन वाइज यहाँ पर आपको टेस्ट मिलेगा। और ये 40 जो फुल लेंथ है, ये एक प्रकार का मॉडल सेट है, जो कि एक प्रकार से बोल सकते हैं फुल लेंथ टेस्ट। ये ध्यान रखें। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स के अनलिमिटेड टेस्ट हैं। हालांकि यही टेस्ट वाले कोर्स में यही कोर्स है जो आपको लेना है, इसमें आपको करंट अफेयर्स का मटेरियल, सिलेबस आधारित नोट्स, उसमें बिहार जीके भी इंक्लूडेड है और प्रीवियस ईयर पेपर, ये तमाम चीजें आप इसमें इसका भरपूर लाभ उठा पाएंगे, अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे पाएंगे। एक नाम मात्र की फी पर ये आपके लिए उपलब्ध है। हजारों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे हमसे आप संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर कॉल न लगे बाय द वे, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कॉल या मैसेज जरूर कीजिएगा इस नंबर पे, कोई हेल्प चाहिए तो। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक बात और बता दूं कि ये कोर्स जो परचेज करेंगे, जिस भी आपका जो मोबाइल नंबर होगा, जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा, आपके पास एक एडिशनल बेनिफिट यह है, अगर आपके पास पीसी व कंप्यूटर है तो आप bpscmaker.com ये सर्च करके उसी आईडी पासवर्ड से जो आपका एप्लीकेशन पे होगा, उससे लॉगिन करके कंप्यूटर पे भी टेस्ट दे पाएंगे। एकदम से रियल टाइम टेस्ट का फील आप वहां से ले पाएंगे और बहुत अच्छा अनुभव होगा। बहुत अच्छे अच्छे सिलेक्टेड प्रश्नों का संग्रह है। खास बात यहाँ पर यह है कि टेस्ट का जो सॉल्यूशन वाला पीडीएफ होगा, एकदम से विस्तृत पीडीएफ, उसमें पूरी डिटेल होगी, वो भी हम आपको दे रहे हैं, उसका प्रिंट भी कर पाएंगे। चलिए, हम यहाँ पे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 81 नंबर प्रश्न है कि दिसंबर 2023 में बिहार के सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को सुधारने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई थी। देखिए, इस प्रश्न को देखेंगे तो आपको याद आएगा, ये प्रश्न हमने दिसंबर 2023 वाले मंथली पीडीएफ से लिया है, जो मंथली ई बुक है हमारा, और यही प्रश्न हूबहू आपके एग्जाम में पूछा गया था, बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में। एग्जाम रिसेंटली हुआ है, लेकिन हमने प्रश्न कब तैयार किया था? दिसंबर में, जब ये चीजें खबरों में थी, जब इसकी शुरुआत हुई थी। आपको बता दूं कि सारे प्रश्न जो एग्जाम में बनते हैं, एक दो इधर उधर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन लगभग प्रश्न आपको हमारे मटेरियल से जरूर दिखेंगे। ये चीज को, इस चीज को लेकर श्योर रहिए। बस जरूरी ये है कि चीजें आप किस प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है, मैं थोड़ा सा समय लूंगा, कि कई बार क्या होता है कि बहुत चीजें होता है कि जैसे क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन लिखने में हम कितनी चीज़ों को समाहित कर सकते हैं? बहुत कम चीज़ों को, क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ पे डेट ही इसमें डाल सकते हैं, और जो राज्य सरकार की तरफ से या फिर किसी मतलब स्कूल में शुरू किया गया तो वो चीज़ें डाल सकते थे, जैसे हमने यहाँ पे बिहार इंडिकेट किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो प्रश्न में होती है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक्सप्लेनेशन उसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बार बार हम बोलते हैं कि हमारे एक्सप्लेनेशन को बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा। तो इसको लेकर के मतलब ये श्योर रहिए कि हमारी जिम्मेदारी, जो हम आपको बार बार बोलते हैं कि करंट अफेयर्स की जिम्मेदारी हमारी है, ये हम पे छोड़ दीजिए, जो हम आपको देते हैं बस वही पढ़िए। ठीक है, फिलहाल ये सारी बातों को ध्यान रखिए, ज़्यादा वक्त ना लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पे आते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि आपको बताना जरूरी है, इसीलिए मुझे बार बार बोलनी पड़ती है। अब यहाँ पर जो बात हो रही है, किस मिशन की शुरुआत की गई थी, तो मिशन दक्ष। मिशन दक्ष को लेकर बहुत सारी जानकारी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, दोबारा से इसे पढ़ लीजिएगा अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो। विकल्प नंबर यहाँ पे बी राइट है। नेक्स्ट आते हैं। देखिए, अब यहाँ से कुछ ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, आपको लगेगा कि बहुत सारे प्रश्न गलत हो रहे हैं। कुछ यहाँ से जो प्रश्नों का संग्रह है, थोड़ा आपको हार्ड लगेगा कुछ लोगों को जो नहीं पढ़े हैं। ठीक है, देखिएगा, यूनेस्को ने हाल ही में 23 जून 2024 को किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर घोषित किया है? देखिए, जो विकल्प है वाराणसी, कोझिकोड, मदुरई या फिर जयपुर। बात यहाँ पर हो रही है 23 जून 2024 की। तो भारतीय शहर जो कि केरल का एक शहर है कोझिकोड, आप लोग जानते होंगे, इसे साहित्य शहर यानी कि सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया। तो यहां से प्रश्न अराइज होगा कि भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहर यानी कि साहित्य शहर कौन सा है? तो केरल का कोझिकोड। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी है? कब दी है, ये डेट भी मैं आपको बता दूं। पिछले प्रश्न में था 23 जून 2024, इसे यूनेस्को द्वारा मान्यता दिया गया। यहाँ पर ये जो प्रश्न के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस भारतीय शहर को, तो ये 24 जून 2023 को। ठीक है, ये 23 जून 2024 था, ये सॉरी यहाँ पर हम 23 बोल रहे थे, 23 नहीं बल्कि 24 ही होगा। 24 जून 2024 को, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर था 23 जून 2024, ये वाला होगा 24 जून 2024।
ठीक है, तो किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया गया है, ये एक्चुअली प्रश्न है। तो कोझिकोड, कोलकाता, श्रीनगर या फिर दरभंगा, ये यहाँ पर प्रश्न है। ठीक है, तो इसमें राइट जो आंसर यह है विकल्प नंबर सी। अगर श्रीनगर को आप टिक किए हैं तो यही इसका करेक्ट यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए प्रश्न एक हाल ही में पुस्तक अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल का विमोचन किया गया है। बताएं कि इस पुस्तक के लेखक या फिर लेखिका कौन है। पुस्तक का नाम है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। विकल्प है शशांक मनोहर, रजा खान, अल्पना कीलावाला या फिर शशि थरूर। अगर आप लोग विकल्प नंबर सी को टिक किए हैं अल्पना कीलावाला, तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बना है। आपको मैं बता दूं कि आर्टेमिस समझौते को लेकर या फिर आर्टेमिस को लेकर रिसेंटली एक बहुत पुराने तथ्यों को रिलेट करते हुए आपके बीपीएससी टीआरई वाले एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जा चुका है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत 27वां देश है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रिसेंटली इसमें 43वें देश के रूप में कौन शामिल हुआ। अगर आप आर्मेनिया टिक कर रहे हैं तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। विकल्प नंबर ए आर्मेनिया इस प्रश्न का राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी को हाल ही में तीसरी बार भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। बहुत आसान सा सवाल है। अजीत डोभाल, एस जयशंकर, अभय के या फिर अमित लोढ़ा। तो राइट जो आंसर होगा तीसरी बार है जब भारत का उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। अगर ए को आप टिक किए हैं अजीत डोभाल, तो यहाँ पर इस प्रश्न का आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि आईएलओ की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर कितना होने का या फिर कितना रहने का अनुमान है। ये जो रिपोर्ट आई है ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट है। अब यहाँ पर विकल्प है 4.9%, 5.9%, 4.8% या फिर 5.9%। देखिए यहाँ पर 5.2 बार रिपीट हुआ। तो सही आंसर जो यहाँ पर इस प्रश्न का होगा वो हो जाएगा 4.9%। यानी कि विकल्प नंबर ए अगर आप टिक किए हैं तो ये यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारे संगठन होते हैं जो बहुत सारी रिपोर्ट जारी करते हैं। जैसे अगर हम भारत के विकास दर को लेकर ही बात करें तो उसमें बहुत सारे संगठन द्वारा जारी होता है। तो ये सिर्फ याद रखना जरूरी नहीं है कि कितना मतलब रहेगा ग्रोथ रेट। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा रिपोर्ट किसके द्वारा जारी हुआ है, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होगा तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर बेरोजगारी की बात हो रही है तो वैश्विक बेरोजगारी दर कितना रहने का अनुमान है, तो 4.9%। उसके बाद यहाँ पर देखिए हम आते हैं अगले प्रश्न पे। चांगे 6 जो कि एक मून मिशन है, यहाँ पर इसी संबंधित एक प्रश्न है। 96 नंबर प्रश्न, चांगे 6 किस देश का मून मिशन है जो हाल ही में चंद्रमा के अंधेरी या फिर रहस्यमयी व सुदूर हिस्सों से सैंपल एकत्र करने के उद्देश्य से चंद्रमा पर सफल लैंडिंग किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आई थिंक ये जून 2024 महीने का प्रश्न है जो हमने बताया 3 या 2 जून के आसपास का होगा। यहाँ पर देखिए जो संबंधित है चांगे 6 मून मिशन, जो कि आपको ध्यान रखना है ये चाइना से संबंधित है। अच्छा, आपको ये दोहरा दूं कि अभी भारत का चंद्रयान 3 जो भी था वो भी मून से ही संबंधित था। रशिया का लूना 25, जापान का स्नाइपर और चाइना का चांगे 6 ये सभी मून से ही संबंधित है। जो आपको एक बात ये भी ध्यान रखें, लूना 25 जो था वो क्रैश कर गया था, तेजी में था, बहुत हड़बड़ी में था और चंद्रमा के साउथ पोल पर जा रहा था और हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। भारत ऐसा पहला देश बना जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर गया। हालांकि भारत चंद्रमा की धरती पर कदम रखने वाला चौथा देश बना है। पांचवा देश बना है जो कि आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, वो देश है जापान। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तक 5 देश हैं जो कि चंद्रमा तक पहुंचे हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष 2023 से 24 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह अभी आप देख रहे हैं। आपको इस तरह का संग्रह कहीं नहीं मिलने वाला है, क्योंकि बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो स्तर को, लेवल को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो बात हो रही है कि भारत सरकार का राजकोषीय घाटा बीते वित्त वर्ष में यानी कि 2023 से 24 में जीडीपी का कितना प्रतिशत रहा है। तो विकल्प अगर आपको जो दिख रहा है इसमें से अगर आप डी को टिक किए हैं 5.63%, तो यही इस प्रश्न का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात हो रही है वित्त वर्ष 2023-24 पिछले वित्त वर्ष के। नेक्स्ट प्रश्न भी बहुत ही अहम है। ये प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन थे जो 35 साल से अधिक की भारतीय विदेश सेवा के बाद
हाल ही में 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुई है? ये सभी प्रश्न जो आप देख रहे हैं, सभी को हमने डेली वाइज बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है। आपको मालूम होगा अगर रेगुलर आपने क्लास किया है। तो यहाँ पे प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो कि 35 साल से अधिक की भारतीय विदेश सेवा के बाद हाल ही में 1 जून 2024 को सेवानिवृत्त हुई है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर रुचिरा कंबोज, यानी कि विकल्प नंबर डी यहाँ पर अगर आप टिक किए हैं तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने हाल ही में अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को एकीकृत करके एक पहल की शुरुआत की है? अब एआई का जमाना है, एआई का युग है। इस बदलते हुए युग में हर जगह आपको एआई नजर आएगा। मोबाइल कंपनियां मोबाइल बनाती उसमें एआई डाल देता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसी की दिशा में जो एक नया दौर आ रहा है, इसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की दिशा में अभी हाल ही में इसकी जो शुरुआत की गई एक पहल के रूप में, ये किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? केरला, कर्नाटक, गोवा या फिर तमिलनाडु? बात यहाँ पर हो रही है अपनी स्कूली पाठ्य पुस्तकों में शामिल करने की। तो राइट आंसर होगा केरला। अगर आप ए को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का अब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत मंडपम जो कि नई दिल्ली में है, प्रगति मैदान में, तो भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का आयोजन किया गया। बताएं कि यह कौन सी बार है जब भारत इसकी मेजबानी किया है? यानी कि विश्व धरोहर समिति की मेजबानी ये कौन सी बार है जब भारत ने किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपको ध्यान रखना। नई दिल्ली भारत मंडपम में आयोजित हुआ और यहाँ पर जो विकल्प आपको दिख रहा है, ये 5वीं बार या फिर 10वीं बार या फिर दूसरी बार या फिर पहली बार। तो विकल्पों के आधार पर देखिएगा इसका जो राइट आंसर है, विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की जो मेजबानी भारत द्वारा किया गया है, ओवरऑल ये पहली बार है जब भारत ने इसकी मेजबानी किया है। अगर आप एक ये नहीं बल्कि अगर आप डी को टिक किए हैं पहली बार, तो ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में खबरों में रहा मानस का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? देखिए ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मानस की बात करें तो इसका जो संबंध है ये नशीले पदार्थों से, इसके उन्मूलन की दिशा में एक प्रकार का केंद्र स्थापित करने को लेकर के इसी प्रकार का है, एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसकी स्थापना की गई है। नशीले पदार्थों से ही ये संबंधित है, इसको खत्म करने की दिशा में इसको इसके उन्मूलन से संबंधित है। अगर आप नशीले पदार्थ यहाँ पर टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा कीर्ति क्या है जो मुख्य रूप से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है? ये भी प्रश्नों की बात कर, इस प्रश्न की बात करें तो ये जो संबंधित है खेल से, यहाँ पर हमने प्रश्न में लिख भी दिया है। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक प्रकार का ये खेल प्रतिभा खोज कार्यक्रम है या फिर पहल है। अगर डी को आप टिक किए हैं तो बिल्कुल करेक्ट होगा। कीर्ति जो कार्यक्रम है या फिर जो पहल है, हालांकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कीर्ति क्या है, हमने यहाँ पर थोड़ा हिंट दे दिया जो कि मुख्य रूप से खेल और खिलाड़ियों से संबंधित है। तो ये एक खेल प्रतिभा खोज पहल है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हाल ही में पाकिस्तान के किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की पहली महिला बनी है? और विकल्प है आलिया नीलम, मरियम नवाज, मनीषा रोपेटा या फिर आयशा मलिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के आधार पर आपको ध्यान रखना है किसी भी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने वाली पाकिस्तान की जो पहली महिला बनी है, इनका नाम है आलिया नीलम। अगर आप ए को यहाँ पर टिक किए हैं तो इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने किया है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं, हाल ही में 11 जुलाई 2024 को जारी वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस 2024 से रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश इस शताब्दी के दौरान विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा? ये रिपोर्ट किसकी है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट 2024, इसके आधार पर कौन सा देश इस शताब्दी के दौरान विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा? इस शताब्दी की बात करें जो 21वीं शताब्दी चल रही है, इसमें अपना भारत सबसे अधिक आबादी वाला देश बना रहेगा। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। अगर आप सी को टिक किए हैं तो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में 3 नए आपराधिक कानून, जिनमें अगर तीनों की बात करें तो भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हाल ही में किस तिथि से लागू हुआ है? ये 3 नए आपराधिक कानून जो लागू हुए हैं, ये आप सभी जानते हैं, इसका नाम भी ध्यान रखिएगा। एक्चुअली यहाँ पर प्रश्न पूछा गया किस तिथि से भारत में ये सभी तीनों कानून लागू हुआ है।
जो विकल्प आपको दिख रहे हैं, अगर आपने ए को टिक किया है 1 जुलाई 2024, तो आपने बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर किया है, क्योंकि यही इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर 35 प्रश्न आपका समाप्त होता है। ये एक सेट था बीपीएससी के अकॉर्डिंग, और मैंने प्रयास किया कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह हम आपको दें। एक बार पुनः दोहरा दूं, इस सीरीज में आपको 1750 एमसीक्यू देखने को मिलेगा, और सभी प्रश्नों में अगर हम 5 से 7 पॉइंट की बात करें जो पीडीएफ में आपको मिलेगा, अगर आप सिर्फ उसे ही पढ़ लेते हैं तो समझिए कि बहुत सारा चीज़ आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें, और हमारे जितने भी स्टडी मटेरियल और नोट्स हैं वो सभी, कोई भी हो जो नया लॉन्च भी होगा, तो वो आपको बीपीएससी वाले इस वाले कोर्स में मिल जाएगा। इसमें टेस्ट सीरीज भी है जिसका आप लोग भरपूर लाभ उठा सकते हैं। अगर आप बिहार एसआई, जो कि मूल रूप से तो बीपीएससी के लिए है, लेकिन ये बिहार एसआई एग्जाम में भी आपको बहुत हेल्प करेगा, हमारे मटेरियल, करंट अफेयर्स आदि। तो जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आगामी जो आपका बीपीएससी एग्जाम है 70वीं वाला, इसको लेकर टेस्ट सीरीज बहुत अहम हो जाता है। ये आपकी तैयारी का मूल्यांकन करता है। तो एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं पुनः से बोल रहा हूँ, सभी लोग टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी से आप अपना मूल्यांकन कर पाएंगे, आपकी तैयारी का स्तर आप जान पाएंगे। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ कमी रह गई है तो मैं उसे सुधार करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों सहपाठियों के बीच से जरूर शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।